हम दिखाएंगे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी कहानी। हम दिखाएंगे ब्रह्मांड की शुरुआत से मॉडर्न दुनिया के बनने की कहानी। इसी दौरान हम उन सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो इतने मुश्किल और जटिल हैं कि इनका जवाब इंसान हजारों साल से ढूंढ रहा है। सवाल जैसे हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड कब आया, किसने बनाया, अगर बनाया तो किस रूप में बनाया। ये वो सवाल हैं जो इंसान को ना जाने कब से परेशान कर रहे हैं। इसके पहले तक इन सवालों को फिलॉसफी या रिलीजन के जरिए समझा जा रहा था। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बड़े रिलीजन हैं वो बड़े बने हैं इनका जवाब देके, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें प्रूव करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले कुछ सालों में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम बड़े स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। मेरा नाम है रोहित मिश्रा और आज हम एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम ब्रह्मांड की शुरुआत से मॉडर्न दुनिया के बनने की कहानी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नज़रों से देखेंगे। क्या कभी समय की भी शुरुआत हुई होगी? सोचने से ऐसा लगता है कि बात चाहे तो पुरानी हो, भूतकाल की, लेकिन समय चल जरूर रहा होगा। लेकिन साइंस के नजरिए से देखें तो समय की भी शुरुआत हुई थी। साइंटिफिक तरीकों से इन बातों को समझने की शुरुआत अभी से तकरीबन 150 साल पहले शुरू हो गई थी। इस कहानी का एक हीरो है, एक अमिताभ बच्चन है, लेकिन इस कहानी में उसे अमिताभ बच्चन से ज्यादा भीष्म पितामह कहना उचित होगा, क्योंकि पूरी महाभारत जिस तरह से शुरू हुई थी भीष्म पितामह के उस भीष्म प्रतिज्ञा से, उसी तरह से यहाँ भी पूरी कहानी शुरू होती है इस एक इंसान के लिखे हुए एक टेक्निकल पेपर से। ये इंसानी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पेचीदा, सबसे इन्फ्लुएंशियल पेपर में से एक रहा है। इसका मुकाबला केवल न्यूटन के प्रिंसिपिया से हो सकता है। इस आदमी का नाम था, शायद कुछ लोग गेस कर चुके हों, जी हां, इस आदमी का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश कर दी। अब ये एक तरह से पैंडोरास बॉक्स था। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी वो पेपर है जिसने न जाने कितने विचार और विचारकों को जन्म दिए। आखिर क्या है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? शुरुआती 1900 तक टाइम यानी समय को स्पेस मतलब वो जगह जिसे हम अपने आसपास देखते हैं उससे अलग समझा जाता था। लेकिन 26 साल के एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ अलग ही ख्यालात थे। उसने इन दोनों को जोड़ दिया और एक नई दुनिया सामने आई, और ये दुनिया जिसे हम अपने आसपास देखते हैं उससे ज्यादा सच्ची है। फिलहाल इसे हम एल्बर्ट्स वर्ल्ड कहते हैं। अब स्पेस वो चीज है जिसमें हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और हमारे दौड़ने की एक स्पीड यानी गति होती है। लेकिन आइंस्टाइन द्वारा स्पेस के साथ टाइम जोड़ देने के बाद हमारी गति के साथ समय भी जुड़ गया। मतलब अगर हम स्पेस में तेज चलें तो समय को हमारे लिए कम तेज दौड़ना पड़ेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। बात विचित्र है, लेकिन एल्बर्ट्स वर्ल्ड इससे भी विचित्र है। अब प्रकृति के लिए एक स्पीड बड़ी ही खास है,
वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये एक बड़ी संख्या है, लेकिन एक फाइनाइट और फिक्स्ड संख्या है। आइंस्टाइन की इस दुनिया में जिस चीज की स्पीड इसके करीब पहुंच जाएगी, उसके लिए टाइम की स्पीड घटती चली जाएगी। ठीक इस स्पीड पर पहुंचने पर उस वस्तु के लिए टाइम भी रुक जाएगा। ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। 10 साल के प्रयासों के बाद आइंस्टाइन ने इसमें मास और ग्रेविटेशन को भी डाल दिया, जिसे जनरल रिलेटिविटी कहा गया, जिसके नतीजे इन फील्ड इक्वेशंस का जन्म हुआ। 1920 के दशक में इन्हीं फील्ड इक्वेशन में उलझा हुआ था एक बेल्जियन साइंटिस्ट जॉर्जेस लेमेट्रा। उसे ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन के इन इक्वेशन वाला कायनात स्थिर चीज नहीं हो सकती। इसमें बैठा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कुछ अजीब ही इशारे कर रहा था। कहीं ना कहीं कुछ गलती तो जरूर थी। 1914 में 20 साल का लेमेट्रा पहले विश्व युद्ध में बेल्जियम आर्मी की तरफ से एक सिपाही था। किस्मत ने साथ दिया और लेमेट्रा को युद्ध में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 1923 में लेमेट्रा एक प्रीस्ट बन गया। उस टाइम पर शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि लेमेट्रा एक प्रीस्ट होने के बावजूद साइंस की दुनिया में एक तहलका मचाने वाला है। वो एक जबरदस्त मैथमेटिशियन था। जब यंग लेमेट्रा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ रहा था तो उसने इसे बड़े ही खुले नजरिए से देखा। उन इक्वेशंस में उसे कुछ ऐसे सुराग मिल रहे थे जो अब तक किसी ने नहीं सोचे थे, और वो इशारा कर रहे थे कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अब ये बड़ी ही अजीब बात थी। ब्रह्मांड फैल कैसे सकता है? और फिर इससे कई और मुश्किल सवाल जन्म ले रहे थे। इसका मतलब ये था कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो कल ये फैल के और बड़ा हो जाएगा, और बीते हुए कल में वो आज से छोटा रहा होगा, परसों और छोटा होगा, उसके पहले और छोटा, और एक समय ऐसा रहा होगा कि ये अणु से भी छोटा रहा होगा। ये बात इतनी अजीब थी कि जब लेमेट्रा ने खुद ये बात आइंस्टाइन को बताई, आइंस्टाइन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि आपकी मैथ्स तो सही है, लेकिन आपकी फिजिक्स हास्यास्पद है। खैर, लेमेट्रा निराश तो हुआ, लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च में लगा रहा। 1932 में लेमेट्रा को ब्रह्मांड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर बात करने के लिए लंदन बुलाया गया। यहां इसने पहली बार एक प्राइमेवल एटम, एक पुरातन अणु की बात की। इसने कहा कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक अणु के रूप में रहा होगा और बाद में इसमें विस्फोट हो गया और यह फैलता चला गया। अब उस जमाने में ज्यादातर लोग इस बात को मानने वाले नहीं थे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। 33 साल बाद उसके मरने के थोड़ा पहले लेमेट्रा को बताया गया कि उसका कहना सही था। लेकिन 20-30 के दशक में ज्यादातर लोग इस बात को मानने वाले नहीं थे। अभी 33 साल का ड्रामा बाकी था। उन्हीं दिनों एक ऐसा वकील जिसे अपनी वकालत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो अमेरिका के पहाड़ों में तारे देख रहा था। इसका नाम था एडविन हबल। हबल की बात हम बाद में करते हैं। पहले हम एक दूसरे नौजवान की बात करते हैं। इसका नाम था जॉर्ज गैमोव। 24 साल की उम्र में गैमोव पहली बार रशिया से गोटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी आया। गोटिंगन यूनिवर्सिटी बहुत ही मशहूर जगह थी। 24 साल की उम्र में जॉर्ज गैमोव ने रेडियो एक्टिविटी की अल्फा डिके की प्रॉब्लम को सुलझा दिया। ये हैरानकुन बात थी। जॉर्ज गैमोव अब फिजिक्स की दुनिया का नया सितारा था। ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी। हर तरह की पॉलिटिकल टेंशन्स थी। रेडियो एक्टिविटी पर काम करने के बाद गैमोव वापस रशिया चला गया, और जैसे जैसे वहाँ टेंशन बढ़ने लगी, समाज में एक तरह की सख्ती आ गई। चूंकि गैमोव का इतना नाम हो चुका था कि अब उसे यहाँ से
निकलने नहीं दिया जा रहा था। इस बीच गैमोव ने एक यंग फिजिक्स स्टूडेंट से शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि गैमोव और उसकी पत्नी रो ने रशिया से भागने के लिए इतनी अजीब अजीब कोशिश की, और उनमें से एक कोशिश ये थी कि वो एक नाव पे बैठ के रशिया से टर्की पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बदकिस्मती से गैमोव बीमार हो गया, उसे किडनी स्टोन हो गया और वो बेहोश हो गया। थोड़े समय बाद उनकी नाव एक मछुआरे की टोली से टकराई। पहले तो उन्हें यह लगा कि वो टर्की पहुंच गए हैं, पर बाद में उन्हें पता चला कि अभी तक वो रशिया में ही हैं। अब उन्हें यह डर हुआ कि उन्हें अफसरों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन किस्मत से उन मछुआरों ने एक महंगी शराब लेकर उन दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद कहा जाता है कि गैमोव और रो ने न जाने कितनी कोशिश की रशिया से निकलने की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर उन्हें सफलता कब मिली? वो तब मिली जब उस जमाने के जो सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे, मैडम क्यूरी और नील्स बोर, उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी कि गैमोव का जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचना निहायत ही जरूरी है। तब जाके बड़ी मुश्किलों से रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें वहां से निकलने की इजाजत दे दी। और एक बार निकलने के बाद गैमोव ने फैसला कर लिया कि भाई अब लौट के रशिया नहीं जाना है। अब ये तो हुई गैमोव की रशिया से निकलने की कहानी। हम फिर से अपनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी पर वापस आते हैं। गैमोव यूरोप से होता हुआ अमेरिका चला गया और उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ब्रह्मांड के नेचर को समझने में लगा दिया। उसने अपने गुरु अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और लेमेट्रा के फैलते हुए ब्रह्मांड की थ्योरी को मिला के अपने नए क्रांतिकारी विचार दिए, जो आगे चलकर बिग बैंग थ्योरी बने। गैमोव ने कहा कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में कोई धातु नहीं, केवल रेडिएशन यानी किरणें होंगी। यही आगे चलकर धातु में बदली। और उसने एक बड़ी भविष्यवाणी की। उसने कहा कि अगर बिग बैंग हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसकी गूंज अभी भी होगी। गैमोव का मानना था कि अगर इसे ढूंढा जाए तो शायद ये मिल भी जाए, और इसमें उसका साथ दिया उसके ब्रिलियंट स्टूडेंट रॉल्फ अल्फर ने। अगले कई सालों तक इस गूंज को ढूंढने की कोशिशें चलती रही और 20 साल बाद ये गूंज मिली, और इसी गूंज ने मृत्यु के निकट लेमेट्रा को अंतिम खुशी दी। यही गूंज ब्रह्मांड की शुरुआत पर होने वाले सारे रिसर्च का स्तंभ बनी। इस प्रोग्राम का रिश्ता शिक्षा से है। आखिर शिक्षा का क्या मतलब होता है? क्या शिक्षा का यही मतलब होता है कि एक बच्चा पढ़ ले, उसे रोजी रोटी मिल जाए, या शिक्षा का यह मकसद है कि उसका चरित्र बने, वो समाज के निर्माण में योगदान दे? हमारे मुताबिक शिक्षा का एक और मकसद है जिसे हम कहीं मिस कर जाते हैं। वो ये है कि शिक्षा का मतलब होता है अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझना, अपने अर्जित किए हुए ज्ञान से गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ना, अपनी समृद्धि, समाज की समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि। हम अपने आसपास की दुनिया को और हमारे झगड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आसपास दुनिया की कई हिस्से देखते हैं जहां की लड़ने का कोई खास कारण नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल लड़ाइयाँ अभी भी हैं। सोसाइटी की जो ट्रेडिशनल लड़ाई होती थी वो होती थी रिसोर्सेज की लड़ाई, जमीन, जानवर और मिनरल्स की लड़ाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने इनको बदलते देखा है। पहली बार केवल ज्ञान से विशाल दौलत पैदा होते देखी है। हमने देखा है अब हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जंग की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन वो ताकत है जो कि चुटकी बजा के हवा में से असीमित दौलत
पैदा कर सकती है। हम फिर से अपनी कहानी में वापस आते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जॉर्जेस लेमेट्रा ने एक फैलते हुए ब्रह्मांड की कल्पना की और उसको ढांचा दिया रूस से भागे हुए वैज्ञानिक जॉर्ज गैमोव ने। इसमें एक अहम भूमिका निभाई उस वकील ने जो अमेरिका के पहाड़ों पे तारों को निहार रहा था। हम देखेंगे कि किस तरह से बदकिस्मत घटनाएं, आपसी रंजिशें और विश्व के महानतम दिमागों के टकराने से हमने उन राजों को ढूंढ लिया जिसे इंसान न जाने कब से ढूंढ रहा था। हम आगे देखेंगे किस किस तरह से गैमोव के किए प्रेडिक्शंस सच साबित होते गए। क्या है वो आवाज जो कायनात हर कोने से दे रही थी, जिसे पहचान के इंसान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ लिया। हम इस सीरीज में एक लंबी यात्रा तय करने वाले हैं। 1350 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड के जन्म से लेकर 400 करोड़ साल पहले हुई जीवन की रहस्यमयी शुरुआत तक। 7 लाख साल पहले बंदरों का एक झुंड पेड़ से उतरकर पत्थर के औजार बनाने लगा, जिनके एक वंशज में सोचने समझने की ताकत पैदा हुई। ऐसा क्या हुआ इस दौरान कि एक तरफ इनमें इंसानियत की भावना जागी और उसके विपरीत हिंसा इस कदर बढ़ी कि करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुए। इस सीरीज में हम पूरी सच्चाई देखेंगे।